डेविड कार्टर को हुकूमती महकमे की जानिब से एक नई तैनाती मिलती है। बहरे ओकियानूस पर वाक़े एक वीरान जजीरे के ऊपर मौजूद एक कदीम लाइट हाउस का निगरान बनने की। ये कोई आम नौकरी नहीं थी, बल्कि इसके बारे में कई खौफनाक कहानियां इससे पहले भी मशहूर हुआ करती थी। इस लाइट हाउस का नाम ब्लैक वॉच टावर था, जिसे 1876 में बरतानवी नेवी के लिए तैयार किया गया था ताकि शुमाली बहरे ओकियानूस में चलने वाले जहाज़ों को रहनुमाई की जा सके। इसके कायम होने के चंद ही सालों के बाद अजीब किस्म की अफवाहें फैलने लगनी शुरू हो जाती हैं। कुछ का कहना था कि उनको यहाँ से अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और कुछ लोगों ने तो वहाँ पर अजीब और गरीब किस्म के सायों को भी हरकत करते हुए देखा था। मगर सन 1883 में यहाँ पर एक भयानक किस्म का वाक़या पेश आ जाता है। उस वक़्त निगरान और उसके दो मुआविनीन बगैर किसी सुराग के सिरे से गायब हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आजकल के ज़माने के अंदर लाइट हाउसेस के ऊपर जॉब्स क्यों इतनी कम हो चुकी हैं, और फिर जो लोग जाते हैं उनके लिए इतनी मुश्किलात क्यों हैं। लाइट हाउसेस की जॉब्स क्या आज के ज़माने में खौफनाक हुई हैं या इससे कबल भी खौफनाक हुआ करती थीं। आज की वीडियो इस सारी चीज़ से पर्दा उठाएगी। सन 1883 में गायब होने वाले यानी कि ब्लैक वॉच टावर के अंदर जॉब करते हुए गायब होने वालों में एक शख्स जिसका नाम एल्ड्रस हाकिन्स था, जो कि उन तमाम लोगों के निगरान थे। ये निगरान इसलिए बने कि ये सख्त गिर थे और फिर काफ़ी तजर्बा रखते थे इस काम का, और काफ़ी महारत थी इस काम के अंदर इनको। लेकिन अपनी आखिरी रात में उन्होंने अपनी डायरी के अंदर जो अल्फाज लिखे वो सबको चौंका देने वाले थे। वो कहते हैं कि ये रोशनी बहरी जहाज़ों के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए जलाई जाती है, वो जो कैद खाने में छुपा हुआ है। इनके साथ मौजूद रोबोट फिलिस, जो कि एल्ड्रस का पहला मुआवन था, ये शख्स इस जगह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इस जगह से अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब को मुंतकिल करने के लिए कई बार ये शख्स दरख्वास्तें भी दे चुका था। इस शख्स का भी आखिरी जुमला जो इसकी लॉग बुक के अंदर लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कि अगर हम सुबह कर लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर अगर हम रात गुजार लेते हैं तो सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मार्टिन ग्रेव्यूज ये एल्ड्रस का दूसरा मावन था। ये खासा मुतजस्सिस किस्म का आदमी था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा से ही तहखाने के दरवाजे के पास खड़ा कुछ न कुछ खोजता रहता था, कुछ न कुछ तलाश करता रहता था। आखिरी बार जब इस शख्स को किसी ने उस दरवाजे के पास खड़ा देखा तो वो कुछ बड़बड़ा रहा था और कह रहा था कि मैं कुछ सुन रहा हूँ, मुझे कुछ सुनाई देता है यहाँ से। वो कहता था कि ये कोई आवाज़ और नहीं है बल्कि ये कोई मुझे बुला रहा है। मगर क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि यही तीनों लोग जो कि बड़े बहादुर थे और बहुत ही तजर्बाकार थे, इस लाइट हाउस यानी कि ब्लैक वॉच टावर के अंदर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अचानक गायब हो जाते हैं। और फिर इन तीनों के गायब होने के बाद इस टावर यानी ब्लैक वॉच टावर को पूरे 50 साल के लिए लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। इसको मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर पाबंदी लग जाती है कि इसे हरगिज नहीं खोला जाएगा। इन तीनों के गायब होने के बाद हुकूमत किसी तरह की भी कोई सरकारी वजाहत नहीं पेश करती है, मगर पुराने वर्कर्स का यही कहना था कि इस लाइट हाउस के दरवाजे को खोल दिया गया था और जो कुछ भी इसके अंदर था वो बाहर निकल गया था। मगर फिर सन 1933 में बरतानवी हुकूमत ने इस लाइट हाउस को एक बार फिर से फ़ाल करने का फैसला कर दिया। इसको खोलने का फैसला इसलिए किया गया कि उस वक्त दूसरी जंगे अजीम के साए मंडला रहे थे और इस वक्त समंदरी निगरानी की शदीद जरूरत पड़ रही थी। मगर इस बार बड़ी पावरफुल तरीके से इस लाइट हाउस को खोलने का फैसला किया गया। इस बार रॉयल नेवी की तरफ से बहुत ही कवि किस्म के नौजवानों को इस लाइट हाउस के अंदर भेजने का प्रोग्राम बनाया गया, जिनमें कैप्टन एडवर्ड ब्रेनेट नए निगरान थे, जिन्हें खास तौर पर यह कहा गया था कि आपने इस चीज़ को जानना है, आपने इस चीज़ को मालूम करना है कि सन 1883 में इस लाइट हाउस के अंदर होने वाले हादसे के पीछे असल कहानी क्या थी। इनके साथ मौजूद एक शख्स जिसका नाम सैमुअल रेड था, ये एक इंजीनियर था और बहुत ही पाए का इंजीनियर था, और पुरानी मशीनरी को ठीक करने के ये इसके पास बहुत ही खूबसूरत महारत भी मौजूद थी। इनके साथ तीसरा बंदा एक और भी मौजूद था जिसका नाम था आर्थर ब्लैक, नेवी का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो यहाँ पर होने वाली तमाम पुरअसरार सरगर्मियों को खोजने के लिए इसे यहाँ पर तैनात किया गया था। मगर जैसे ही ये टीम इस ब्लैक वॉच टावर के अंदर पहुँचती है तो इन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जो इनको वहमो गुमान में भी नहीं था। इस टावर के तहखाने का दरवाजा जो कि पिछले 50 सालों से बंद कर दिया गया था, वो खुद ब खुद खुल चुका था और इसके अंदर कोई नई तहरीरें खुदी हुई थी। अब समझ नहीं आया उनको कि इस तहरीर के अंदर लिखा क्या है, क्योंकि बिल्कुल भी उनकी ज़ुबान से वो सब अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। मगर यहाँ पर इस ब्लैक वॉच टावर के अंदर फिर से एक और हादसा पेश आता है जिसके बारे में किसी को गुमान भी नहीं था कि अब भी ऐसा हो सकता है।
मतलब कि उन तीनों लोगों की, वो जो 3 लोग वहाँ पर जॉब करने गए थे, उन तीनों लोगों के ज़िम्मे एक बहुत ही अहम ड्यूटी उन्हें सौंपी गई थी, लेकिन सुबह होते ही उन तीनों लोगों का भी कुछ पता नहीं चलता। मतलब कि इन तीनों लोगों के साथ भी वही काम होता है जो इससे कबल सन 1883 के अंदर एक वाक़े के अंदर हुआ था। हालात उस वक्त बड़े ख़राब चल रहे थे, इसलिए इंतज़ामिया ने इस मामले को बिल्कुल खुफिया रखने की कोशिश की और किसी को भी इस मामले के ऊपर आगाही दिलाना या फिर किसी की तरफ इसकी तवज्जो दिलाना बिल्कुल मुनासिब न समझा और फिर हर किसी से इस वाक़े को खुफिया तौर पर रखा गया। मगर इस सारे वाक़े के बाद अब इस लाइट हाउस को चलाना और इस लाइट हाउस को बरकरार रखना इन लोगों की अब जिम्मेदारी बन चुकी थी और इन लोगों के लिए अब मजबूरी बन चुका था कि अब हम अगर इसका राज फाश करते हैं तो फिर बहुत बड़ा मसला बन जाता है और अगर इसको नहीं चालू करते हैं तो तब भी इसके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। लेकिन अब की बार बरतानी हुकूमत एक ऐसा फैसला करती है कि जो कि उनके लिए मुनासिब तो था, लेकिन वहाँ पर आकर जॉब करने वालों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब ना था। इसलिए बरतानवी हुकूमत ने फैसला किया कि किसी दूर दराज के शहर से कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए जो यहाँ पर जॉब कर सकें। अब की बार 2 लोगों को और लाया जाता है जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया था। एक का नाम था डेविड कार्टर और उसके साथ एक लड़की मौजूद थी जिसका नाम था एमी कूलेंस। एमी कूलेंस एक पाई की इंजीनियर थी जो कि लाइट हाउसेस की मशीनरी को फाल करने और उसको देखने के लिए या फिर उसको दुरुस्त करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हिकमत अमली जानती थी। ये दोनों लोग एक जहाज़ के ज़रिए से इस लाइट हाउस की तरफ जाते हैं, यानी कि ब्लैक वॉच टावर की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचते हैं इन्हें एक गहरा सुकूत महसूस होता है। समंदर की लहरें अब की बार कुछ मामूल से ज्यादा ही बेचैन लग रही थी और यूं लग रहा था जैसे कि कोई छुपी हुई मौत इन्हें अपनी तरफ धकेल रही हो। ये लाइट हाउस एक भारी पथरीली इमारत थी जिसके दरवाजे जंग आलूद थे और दीवारों पर समंदरी काई चमक रही थी। अंदर पहुंचते ही एमी कॉलिंस को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, एक अजीब सी कैफियत महसूस होती है जैसे इन दीवारों में कोई छुपा हुआ हो। ब्लैक वॉच के अंदर कुल 3 मंजिलें थी, लेकिन इसका तहखाना जो था वो इंतहाई पुरअसरार किस्म का एरिया था, इसलिए उसके दरवाजे को हमेशा के लिए जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ रहता था और बंद किया हुआ रहता था उसको। एमी ने जैसे ही दरवाजे को छुआ तो इसे अचानक एक सर्द झटका महसूस होता है। वो पीछे हट गई, मगर डेविड ने उसे खबरदार किया कि वो तहखाने के बारे में ज्यादा ना सोचे। क्यों इतना अपने आप को टेंशन के अंदर डाल रही हो, ये एक महज बंद दरवाजा है और इसे आज तक खोला नहीं गया। शायद कि यही वजह हो सकती है कि इस दरवाजे के अंदर कुछ अजीब कैफियत हो। मगर डर तो फिर डर होता है। रात के वक्त एमी को फिर से कुछ अजीब और गरीब किस्म की सरगोशियां सुनाई देती हैं और उसे यूं महसूस होता है कि जैसे उसके आसपास कोई और भी मौजूद हो। इसी कश्मकश में एमी खिड़की के पास जाती है और समंदर की तरफ से खिड़की से झांक कर देखती है, लेकिन इसके बाद अब उसका दिल दहल जाता है। एमी कॉलिंस अब आकर डेविड को बताती है कि उसने जैसे ही खिड़की से समंदर की तरफ झांका तो उसे एक अजीब और गरीब किस्म का साया समंदर के अंदर दिखाई देता थी। तो वो कोई इंसानी शक्ल, लेकिन उसका सर मौजूद नहीं था। अगली सुबह एमी और डेविड ने अपने काम में मसरूफ रहने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी अजीब और गरीब किस्म के वाकयात अब से बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए। चीजें अपने आप हिलने लग जाती थीं और कभी कभी तो यूं महसूस होने लगा कि जैसे सीढ़ियों से कोई चढ़कर ऊपर की तरफ आ रहा हो। मगर यहाँ पर मजे की बात यह थी कि ये दोनों ही लोग इस चीज से ना आशना थे। इन्हें पता नहीं था कि इस लाइट हाउस की पुरअसरार कहानियां क्या हैं और इस लाइट हाउस के अंदर आज तक क्या क्या हो चुका है, इसलिए कि ये किसी दूर दराज के इलाके से यहाँ पर जॉब के लिए बुलाए गए थे और इन्हें इस सारे वाक़े की कोई खबर न थी। चौथी रात जब तूफान शिद्दत इख्तियार कर चुका था, एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है और वो जो दरवाज़ा जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ था वो दरवाज़ा भी अब खुद ब खुद खुल जाता है। तहखाने में सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी। एमी ने हिम्मत की और तहखाने के अंदर झांका, लेकिन उसे यूं लगता था कि ये जैसे कोई आम इमारत का हिस्सा ना हो, बल्कि यहाँ तो कोई और ही दुनिया महसूस होती है। दोनों लोग टार्च जलाकर अब नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं और जैसे ही वो लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो उनको दीवारों के ऊपर कुछ अजीब व गरीब किस्म के निशानात दिखाई देते हैं। कुछ अजीब किस्म की लिखाई दीवारों के ऊपर उन्हें नजर आती है, लेकिन किसी तरह की भी लिखाई उनकी समझ से बिल्कुल बालातर थी। डेविड कहते हैं कि वो इस तरह से दीवारों के ऊपर लिखा गया था जैसे किसी ने अपने नाखूनों के साथ तराश कर दीवारों के अंदर कुछ लिखा हो। इसी तहखाने के अंदर एक सुर्ख रंग का और दरवाजा मौजूद था। एमी ने उस दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वो दरवाजा खुद खुल जाता है। अब जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो अंदर के हालात देखकर दोनों के जिस्म कांप उठते हैं। एक पुराने पत्थर की मेज पर एक लाश रखी हुई थी, मगर इसका सर नहीं था। इस लाश के इर्द गिर्द कुछ अजीब व गरीब किस्म के अल्फाज लिखे हुए थे और चारों तरफ इसके
मोमबत्तियां जलाकर रख दी गई थी। अचानक से लाश हरकत करने लग जाती है और इसके जिस्म के अंदर झटके से महसूस होने लगते हैं, जैसे कि ये लाश उठकर हमारी तरफ आ रही हो। एमी ने चीख कर पीछे हटने की कोशिश तो की, लेकिन अब वो बहुत देर कर चुकी थी, क्योंकि इस तमाम तहखाने के जितने भी दरवाजे थे वो सब के सब खुद बंद हो चुके थे। इतने में एक गहरी गूंजदार आवाज गूंजती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों ने इस दरवाजे को खोल तो लिया, लेकिन अब इस दरवाजे को तुम बंद कभी नहीं कर सकते। जमीन के अंदर से एक अजीब व गरीब किस्म का साया नमूदार होता है और उसकी दोनों आंखें खोखली होती हैं, मतलब कि उसकी आंखों के अंदर डीला नहीं होता, बल्कि बगैर डीले के वो आंखें उसकी दिखाई देती हैं। एमी की चीखें पूरे लाइट हाउस के अंदर गूंजने लगी, लेकिन डेविड को एक बात याद आती है। वो जल्दी से अपनी जेब से एक डायरी निकालता है जो कि उसे लाइट हाउस की एक पुरानी अलमारी के अंदर मौजूद मिली थी। इस डायरी के अंदर एक पुराना सा मंत्र लिखा हुआ था, जिसे कि डेविड ने अब ऊंची आवाज से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने वो अल्फाज पूरे किए तो पूरे लाइट हाउस के उस तहखाने के अंदर अब रोशनी फैलने लगती है और वो जो अजीब व गरीब किस्म की आवाजें वहां पर आ रही थी, कुछ अजीब से साए दिखाई देते थे, वो सब के सब आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे थे। मगर एमी जो कि बहुत ही आगे निकल चुकी थी, अब उसकी आंखें भी, दोनों आंखें खाली हो जाती हैं और वो भी उस साए के पीछे अपने आप को चलाना शुरू कर देती है, क्योंकि अब वो बेइख्तियार हो गई थी और वो बेइख्तियारी के आलम में ही उसके पीछे अपने आप को चलाना शुरू कर देती है। डेविड बहुत चीखता रहा कि एमी वापस लौट आओ, लेकिन अब उसकी कानों के अंदर डेविड की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती थी और वो किसी की भी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और देखते ही देखते एक ज़ोरदार चीख मारती है और उसके जिस्म से खून बहने लगता है और फिर वो ज़मीन पर गिर जाती है। इस शैतानी वजूद ने भी एक आखिरी ज़ोरदार चीख मारी और एमी और वो दोनों गायब हो जाते हैं वहां से। डेविड वहां से बचकर वापस तो आ जाते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद डेविड की हालत भी पागलों वाली हो जाती है। इस सारे वाक़े को डेविड ने अपने जहन के अंदर याद कर लिया था, क्योंकि जब भी वो सोचता था उसके बाद तो उसे वो हर चीज़ उसकी आंखों के आगे आती थी, जो कुछ उसने उस लाइट हाउस के अंदर देखा था। कुछ अरसे के बाद जब वो ठीक हो जाता है, कुछ उसकी याददाश्त बेहतर होती है और उसे कुछ हौसला होता है, तो उस वक़्त वो सारी कहानी सुनाता है कि लाइट हाउस के अंदर हमारे साथ ये वाक़यात हुए। ब्लैक वॉच टावर आज भी मौजूद है, उसके अंदर आज भी जॉब मिलती है, लेकिन सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि वहाँ पर आज खुदकार निज़ाम भी मौजूद है जो कि दूर बैठकर ऑपरेट किया जाता है और उसे चलाया जा रहा है। लेकिन उसकी पूरी सरारियत को आज तक कोई नहीं समझ सका कि असल में यहाँ पर था क्या, यहाँ पर लोगों के मरने की वजूहात क्या थी। इसी तरह के कुछ ऐसे लाइट हाउसेस आज भी मौजूद हैं जहाँ पर कोई मशीनरी भी काम नहीं करती, जहाँ पर जो भी इंसान ड्यूटी के लिए जाता है वो मारा जाता है। तो इस तरह की जगह जहाँ पर बहुत सारा आसेब ज़दा वो इलाका हो चुका होता है और उस जगह पर पहले से बहुत सारे लोग मारे जा चुके होते हैं, तो जैसे ही कोई नया बंदा जाता है और उसके कान में कोई थोड़ी बहुत ही भीनक लग जाती है तो वो भी खौफ के मारे उस जगह पर अपनी जान दे बैठता है।